Hello everyone, you are welcome back once again on MDN Education. Today in this video we will discuss 10th class 4th poem How to Tell Wild Animals written by Caroline Wells. So let's start. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythms. As you know that we have discussed 3 stanzas of this poem in the last video, but in this video we also revised the these 3 stanzas also. So let's start. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it's the Asian lions. So this is a very funny and humorous poem, also interesting. In this poem the poet uh, tries tries to determine the ways of identify the wild animals. In the first stanza, she says that if if the reader comes across an animal and whose skin is yellowish yellowish brown in color, and if the animal roars at you and it seems that you can die out of fear, then you will know that it's the Asian lions. The poet has explained humorously the characteristics of the lions, and it it can kill a person by its roarings. So देखो क्या है, if ever you should go by chance to jungles in the east, तो पोइट क्या कहती है, पोइट कहती है, कैरोलिन वेल्स अमेरिकन राइटर हैं, पोइटेस हैं वो, तो वो क्या कहती है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि आपको ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिले, या फिर यदि आप बाई चांस ईस्ट के जंगलों में चले जाएं, रीडर्स को कहती है कि यदि आप बाई चांस ईस्ट के जंगलों में चले जाएं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। अब यहाँ पर ये जो जो एशियन लायन है उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में शो करती है कि वो जानवर क्या होगा यदि वो जानवर बड़ा है और वो हल्के पीले भूरे रंग का है, ठीक है, और वो जानवर यदि आपकी तरफ आए, इफ ही रोर्स एट यू, और यदि वो आपके ऊपर दहाड़े, एज यू आर डाइन, और ऐसा लगे कि जैसे कि आप मर रहे हो, आपके डर के मारे क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, यू विल नो दैट इट इज़ द एशियन लॉयन, तो तब आप जान जाओगे कि वो क्या है, एशियन लॉयन है। ठीक है, तो पोइट ने यहाँ पर डाइन और लाइन, यहाँ पर डाइन यूज किया है, बट ये गलत है, यहाँ पर डाइंग आएगा, ये मिसस्पेल्ड वर्ड यूज किया है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है डाइन और लाइन को रिदम करना। ठीक है, इसके रिदम को मैच करने के लिए ही पोइट ने ऐसा किया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Discerns mean identify, recognize. Or if sometime when roaming rounds. In this stanza, the poet explained that if an animal roams in the jungle and that is belongs to a रॉयल क्लैंस, यहाँ पर जो नोबल वर्ड यूज़ किया है वैसे एरिस्टोक्रेटिक होता है, ये मीन्स रिलेटेड टू अ रॉयल क्लैन, बट यहाँ पर जो नोबल वर्ड यूज़ किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमर्स को डिस्प्ले करने के लिए ही यूज़ किया गया है। तो पोइट क्या कहती है रीडर से, यदि रीडर्स हैं जो वो मतलब कि यदि वो एक ऐसे जानवर को देखता है जो कि ऐसा लगता है कि नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, एंड विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, एंड हुज स्किन इज येलो विद ब्लैक स्ट्रिप्स, मतलब जिसकी जो स्किन येलो हो और उसके ऊपर क्या हो, ब्लैक स्ट्रिप्स हो। ये फिजिकल अपीयरेंस बताई गई है किसकी, टाइगर की। ये किसकी बताई गई है, लोइन की। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, एंड
The poet says that if you notice that he kills you and eats you up, और ये क्या कर जाता है, it 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 eats you up, तो ये क्या कर जाएगा, आपको खा जाता है. Then this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो एक साधारण सा रूल होगा जो आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा. ठीक है, क्या, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, कि वो आप लोग क्या करता है, वो आपको खा जाता है. ठीक है, तो पोइट क्या कहता है कि यदि एक जंगली जानवर जो कि जंगल में घूम रहा है और वो क्या लगे, ऐसा लगे कि जैसे कि वो आपका अभिनंदन कर रहा है, स्वागत कर रहा है, क्या, जैसे कि वो एक बड़ी सी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो. विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और जिसकी येलो स्किन के ऊपर क्या हो, ब्लैक धारियाँ हों, तो जस्ट नोटिस, तो नोटिस करना, इफ़ ही ईट्स यू, ये तो आपको खाता है. तो यह साधारण सा नियम है जो आपको यह आइडेंटिफाई सीखने में, उसकी रिकग्नाइजेशन सीखने में हेल्प करेगा कि वह बंगाल टाइगर है. ठीक है, नेक्स्ट है, इफ स्ट्रोलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will notice the leopard. Twill do no good, twill do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. And in this stanza, the poet says that यदि आप कैजुअली वॉकिंग कर रहे हैं, एंड आप जंगल के अंदर यदि आप कैजुअली वॉकिंग कर रहे हैं, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है कैजुअल वॉकिंग, फोर्थ का मतलब होता है फॉरवर्ड. तो यदि आप कैजुअली वॉकिंग करते जा रहे हैं एंड अ बीस्ट यू व्यू एंड यू सी अ वाइल्ड बीस्ट हुज हाइड विद स्पॉट इज पीपर्ड, और जिसकी जो स्किन होगी, जिसकी स्किन के ऊपर क्या होगा, हु हैज़ स्पॉट इन इट्स स्किन, मतलब जिसकी स्किन के ऊपर क्या होंगे, स्पॉट्स होंगे. ठीक है, काले धब्बे होंगे. एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू एंड इट सीम्स दैट ही किल्स, वो आपको क्या करता है, वो आपके ऊपर जंपिंग करता है. ठीक है, यदि वो आपके ऊपर जंपिंग करता है, लैपिंग करता है, लैपिंग मतलब जो जंपिंग करता है, यू विल नो इट इज़ द लुपैड. तो इट इज़ नन अदर देन द लुपैड. तो ये कोई और दूसरा जानवर नहीं है बल्कि क्या है, ये लुपैड है. तो मतलब इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जो बताया गया है वो क्या है, ये है. और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जंपिंग करता है. ठीक है, ये क्या करेगा, ये जंपिंग करता है. ठीक है, ट्विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, एंड वो ऐड करती है, पोइट क्या ऐड करती है कि इफ़ यू आर क्राइंग विद पेन, यदि आप क्राइंग आउट कर रहे हैं विद पेन के मारे, इट इज़ नॉट गोइंग टू यूज़, इट इज़ नॉट गोइंग ऑफ एनी यूज, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज इट विल कीप ऑन जंपिंग, क्योंकि ये जंपिंग करता रहेगा, लीपिंग करता रहेगा. ठीक है, एंड रोर विद पेन, विद डर के मारे चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वह बार बार आपके ऊपर जंपिंग करता रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there, who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. In this stanza, the poet tells the characteristics of the ways to recognize an animal, and the poet says that if you are walking इन द लॉन एरिया ऑफ योर हाउस, यदि आप अपने घर के लॉन एरिया के अंदर वॉकिंग कर रहे हैं, एंड यू मीट अ क्रिएचर देयर, एंड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी टाइटली, जो आपको बिल्कुल टाइटली हग करता है, देन श्योर इट इज़ अ बियर. तो ये कौन सा जानवर होगा, इट इज़ अ बियर. इफ़ यू हैव any doubt regarding these animals, so I guess, so poet कहती है कि I guess, I suppose that he will give you just one more caress. तो he will keep on touching and hugging you very gently.
क्लियर। तो पोइट क्या कहती है, देखो, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, पोइट कहती है कि यदि आप अपने घर के आंगन में इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, और आपको वहाँ एक जानवर मिल जाता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको टाइटली हग करता है, आलिंगन करता है, बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो निश्चित रूप से वो कौन सा जानवर है, वो बियर है। मतलब ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि हग करना, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि फिर भी आपको पजल रहता है, आप कंफ्यूज रहते हैं, डाउट रहता है, तो आई गैस, तो मैं अनुमान लगाती हूँ कि, पोइट कहता है कि मैं अनुमान लगाती हूँ कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, कि वो आपको एक बार फिर क्या करेगा, हग करेगा, टच करेगा वेरी जेंटली। ठीक है। नेक्स्ट है, दाउ टू रिस्टिंग आइज बीट्स ऑफ प्रे अ नविस माइट नन प्लस, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना does. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो पोइट इसके अंदर क्या एक्सप्लेन करती है, सबसे पहले तो प्रे, प्रे मतलब क्या होता है, एन एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल्स फॉर हिज फूड, तो अपने खाने के लिए जो एनिमल दूसरे एनिमल को मारता है, हंट करता है, उसका शिकार करता है, उसको बोलते हैं प्रे, मतलब शिकारी जानवर। ठीक है। दाउ टू डिस्टिंगाइज बीट्स ऑफ प्रे अ नविस माइट नन प्लस, तो नविस का मतलब क्या होता है, न्यू इन द जॉब, मतलब न्यू पर्सन इन द जॉब। नन प्लस क्या होता है, नन प्लस होता है कन्फ्यूजन, ठीक है, उलझन, बैफलमेंट बोलते हैं जिसको। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, तो इन दिस स्टेंजा द पोइट टेल्स द वे टू डिस्टिंगाइज द प्रे एनिमल्स, and if the person is new in recognizing the wild animals, and he may have any doubt, उसको कोई भी डाउट हो सकता है, but the poet tells the difference between the two animals, hyena and the crocodiles. She says that if the animals comes smiles, if the animals comes with smile, if the animals smiling, it is smiling, तो वो क्या है, वो हाइना है। एंड इट इज़ द क्रोकोडाइल इफ इट इज़ इन टीयर्स, यदि वो उसको आंसू आते हैं तो वो क्या है, वो क्रोकोडाइल्स है। बट ये उनकी करेक्टरिस्टिक्स है। वैसे हाइना का जो फेस होता है वो ऐसे ही लगता है कि वो स्माइल कर रहा है, वो स्माइल कर रहा है, बट जब क्रोकोडाइल अपने विक्टिम्स को स्वेलो करता है तो वो क्या होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो बोलते हैं क्रोकोडाइल्स टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। मतलब क्या होता है, फाल्स प्रिटेंशन, झूठा दिखावा बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, दे आर वेरी डेंजरस एनिमल्स। ठीक है। तो दाउ टू डिस्टिंगाइज बीट्स ऑफ प्रे अनाविस माइटन प्लस, तो पोइट क्या कहती है, यदि एक नौसिखिए को शिकारी जानवरों में अंतर करने में, डिस्टिंगाइज क्या होता है, अंतर, भी अंतर करने में उलझन महसूस होती है, यदि एक नौसिखिए को जो अभी अभी वाइल्ड एनिमल को रिकग्नाइज करने की जॉब में आया है, और उसको यदि उलझन महसूस होती है शिकारी जानवरों को पहचानने में, तो उसको सिंपल सा रूल क्या है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, तो क्रोकोडाइल और हाइना के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, तो यदि वो स्माइल करें तो हाइना है। ठीक है, अपने शिकार को देख करके यदि वो स्माइल करें तो हाइना है, और यदि वो रोए तो क्रोकोडाइल है। ठीक है। Next and last stanza of this poem: the true chameleon is small, a lizard sort of things. He hasn't any tears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. अब लास्ट स्टेंजा, और इसके अंदर जो पोइट है वो क्या कहती है, वो एक छोटे से स्मॉल क्रिएचर मीन्स चेमिलियन के बारे में बताती है। इट लुक्स लाइक अ लिजार्ड बट इट हैज़ नॉट एनी ईयर्स एंड विंग, इसका जो पंख और जो कान नहीं होते। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, इफ़ यू ट्राइंग if you are trying to find out something on the tree, and if there is nothing on it, then तो क्या देखोगे आप, यू विल फाइंड अ चेमिलियन देयर। ठीक है, तो आप वहाँ पर यदि कुछ नहीं पाते हैं तो बट आपको वहाँ पर चेमिलियन जरूर मिलता है।
तो पोइट कहती है द ट्रू चैमलियन स्मॉल, जो एक चैमलियन होता है बिल्कुल स्मॉल क्रिएचर होता है, लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, बिल्कुल छिपकली के जैसा दिखाई देता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, उसके कोई कान नहीं होते, ना ही कोई एक भी पंख होता है। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, इट इज़ द चैमलियन यू सी, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक चैमलियन ज़रूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि आपको कुछ भी दिखाई ना दे तो वो पेड़ का जो सरफेस होता है उसके पेड़ की कलर से अपने आप के कलर को चेंज कर लेता है। इट्स द एबिलिटी ऑफ द चैमलियन टू चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस। ओके, तो ये जो पोयम थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अब हम जो टेक्सुअल क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। Today's first question: do you think the words leapt and leapt in the third stanza are spelled correctly, sorry, and why does the poet spell them like this? तो जो words हैं leapt and leapt on you, ठीक है, and leapt again, तो ये जो word आए हैं leapt and leapt, ये correct, ये spelling के according correct हैं? क्या ये करेक्ट हैं? और यदि ये करेक्ट हैं तो पोइट ने, यदि ये ऐसा इनकरेक्ट है मान लीजिए, तो पोइट ने ऐसा क्यों किया है? ठीक है, पोइट ऐसी स्पेलिंग को यूज क्यों कर रहा है? नो, द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट आर स्पेल्ड इनकरेक्टली। हाँ, वो इनकरेक्ट हैं, लेफ्ट एंड लेफ्ट इनकरेक्ट हैं वो, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट एंड लेफ्ट आर स्पेल्ड करेक्टली। द पोइट हैज स्पेल्ड देम लाइक दिस इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिदम ऑफ द पोइम। तो पोइट ने इसको रिदम को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया है। तो यदि हम कंक्लूसिवली कहें, ठीक है, तो पोइट ने जितने भी मिसस्पेल्ड वर्ड यूज़ किए हैं वो सिर्फ उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ है रिदम को मेंटेन करना, ठीक है, जितने भी स्टेंजर्स हैं। एंड द रिदम विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लियोपैड दस गिविंग एम्पेसाइज टू लियोपैड इन एज, मतलब जो लेफ्ट ऑन यू का मतलब क्या है? लियोपैड से उसको मैच करना। नेक्स्ट आता है डू यू नो व्हाट अ बियर हग इज, एंड इट इज फ्रेंडली दैट एंड स्ट्रॉन्ग हग सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव एज दे अटैक ऑन यू, एंड अगेन हाइनास आर थॉट टू लाफ एंड क्रोकोडाइल्स टू वीप। क्रोकोडाइल्स टीयर्स कहते हैं एज दे स्वेलो देयर विक्टिम्स, दे आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशन एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन योर ओन वर्ड्स। मतलब यहाँ पर कहें तो हम यहाँ पर 2 एनिमल्स के बारे में, स्पेशली 3 एनिमल्स के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि जो बियर के बारे में, हाइनाज और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ बताया गया है। तो बियर हग क्या होती है? देखो, अ बियर हग इज़ द बियर्स टाइट एम्ब्रेस, ठीक है। तो बियर हग्स क्या होती है? वो बियर्स की टाइट एम्ब्रेस होती है, मतलब टाइटली वो किसी भी चीज़ को एम्ब्रेस करता है, हग करता है, ठीक है, मतलब उसको जकड़ लेता है। एंड हाइनाज नेवर लाफ, और हाइनाज कभी हंसते नहीं हैं, बट देयर फेसेस लुक लाइक दैट, लेकिन उनके जो फेसेस होते हैं वही ऐसे होते हैं। एंड क्रोकोडाइल्स डू नॉट वीप, और क्रोकोडाइल कभी भी हंसते नहीं हैं। एंड बट टीयर्स कम व्हेन दे स्वेलो देयर विक्टिम्स, जब वो अपने शिकार को निगलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वैसे वो कभी रोते नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द लाइन अ novice might none plus how would you write these correctly, and why is the poet incorrect line better in the poem? Yes, he can be correctly written as a novice might be nonplussed। तो इसको correctly लिखा जा सकता है कि it can be correctly written as a novice might be nonplussed। nonplussed मतलब confused, baffled, bewilderment, and the poet has used it the correct line to maintain the rhythm or rhyme scheme of the poem। अर्लियर भी मैंने बताया था कि पोइट ने जितने भी मिसस्पेल्ड वर्ड यूज़ किए हैं, इनकरेक्टली यूज़ किए हैं, वो सारे के सारे रिदम को मेंटेन करने के लिए ही यूज़ किए गए हैं, राइम को मेंटेन करने के लिए ही यूज़ किए गए हैं। बाई राइटिंग इट इनकरेक्टली नन प्लस राइम्स विद दस, ठीक है, नन प्लस दस, तो राइम को मैच करने के लिए नन प्लस के साथ 10 को मैच करने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी पोयम। यदि आपको पोइट्री के अंदर किसी भी स्टेंजा के अंदर किसी मीनिंग में या अदर कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट करें। टिल देन हैव अ गुड डे।